कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तंत्र मंत्र की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें पढ़े लिखे लोग भी न जाने कैसे फंस जाते हैं और फिर क्या कुछ होता है। लेकिन आज की कहानी के जब आप क्लाइमैक्स तक पहुंचेंगे तो जहां से ये कहानी शुरू होती है क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। ये कहानी है 2019 की। तारीख थी 3 फरवरी और जगह बेहद खूबसूरत उदयपुर। उदयपुर के पास एक पुल है और उसके नीचे एक नदी। रात के वक्त कुछ लड़के वहां से गुजर रहे थे। अचानक वो देखते हैं कि पुल के करीब एक महिला की लाश पड़ी है और थोड़ी दूरी पर एक कार पलटी हुई है। वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस मौके पर आती है, लाश को कब्जे में लेती है। इसके बाद तफ्तीश शुरू करती है कि कौन है मरने वाली। ज़्यादा मुश्किल होती नहीं क्योंकि कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के ज़रिए पता चल गया था कि मरने वाली कौन है। ये देर रात 3 फरवरी 2019 की बात थी। अब 4 फरवरी की तारीख आ गई। 4 फरवरी को उदयपुर के एक पुलिस स्टेशन में एक महिला जाती है और एक मिसिंग रिपोर्ट लिखाती है। वो कहती है कि मेरी एक छोटी बहन है और वो छोटी बहन कल रात से लापता है। अब पुलिस ने रिपोर्ट लिखी। जो लड़की लापता थी, जो महिला, उसका नाम था रिचा और जिसने कंप्लेंट लिखाई वो रिचा की बड़ी बहन चारुलता। चारुलता ने बताया कि रिचा यहीं उदयपुर में रहती है। कल रात अचानक वो अपनी 12 साल की बेटी से कहती है कि उसे कुछ ज़रूरी काम है, वो 1 घंटे में लौट आएगी, लेकिन लौटती नहीं है। फिर बेटी का फ़ोन आता है अपनी मौसी के पास, उसे पता चलता है। वो लोग ढूंढते हैं, इधर उधर देखते हैं, कहीं नहीं मिलती तो अगले दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब इधर रात को ही देर रात एक लाश मिली, लेकिन तब तक ये खबर चारुलता तक नहीं पहुंची थी। अगली सुबह हुई, चारुलता पुलिस स्टेशन पहुंची। तब वहां पता चला कि कुछ दूरी पर एक लाश मिली और एक कार। चारुलता को पुलिस अपने साथ मौके पर ले गई। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है तो वहां पे वैसे भी उनको तफ्तीश करनी थी। तो देखते हैं जिस जगह पे लाश मिली थी और जिस जगह पे कार पलटी हुई थी, उसको देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि ये रोड एक्सीडेंट का मामला है। उसकी वजह ये कि कार पलटी बेशक थी, लेकिन कार के सारे जो शीशे थे वो सलामत थे। कहीं ऐसी कोई कार पे डेंट पेंट इस तरह की चीज़ें नहीं। ऐसा लगता था जैसे बड़े प्यार से किसी ने कार को पलटा हो। जिस जगह पर लाश मिली थी वहाँ पर घिसटने के या बाकी किसी चीज़ के निशान नहीं थे, सिवाय कुछ खून के। तो फॉरेंसिक टीम, बाकी टीमों ने जब मौके का मुआयना किया तो ये पहली नज़र में साफ हो गया कि एक रोड एक्सीडेंट का केस नहीं है और ये मामला कुछ और है। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये मर्डर है। सर पे किसी वजनी चीज़, शायद पत्थर से मारा गया। अब जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा एक्सीडेंट को देखा, सड़क देखा, कहीं घिसटने का निशान नहीं, दूर दूर तक रोड एक्सीडेंट के कोई सबूत या सुराग नहीं मिल रहे थे। अब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मर्डर का केस दर्ज किया, तफ्तीश शुरू की, पूछताछ हुई। अब पूछताछ के लिए चारुलता जो बहन थी उससे पूछताछ शुरू हुई कि भाई आप बताएं अपने सिस्टर के बारे में। तो पता चला कि रिचा की 2008 में शादी हुई थी, लेकिन शादी लंबी चली नहीं और 2012 में अपने पति से डिवोर्स हो गया। लेकिन तब तक इन दोनों को एक बेटी हो गई थी। डिवोर्स के बाद अब रिचा अपने पिता के साथ ही, अपनी फैमिली के साथ ही रहने लगी। चारुलता अपने परिवार के साथ अलग रह रही थी। धीरे धीरे वक्त बीता। फिर जब डिवोर्स के 4 साल हो गए तब रिचा ने दूसरी शादी की। इस बार उसने मुंबई के एक लड़के से शादी की और बेटी अब अपने नाना नानी के पास उदयपुर में। बीच बीच में रिचा उदयपुर आती मुंबई से अपनी बेटी से मिलने के लिए, फिर लौट जाती। 5 दिन पहले 2019 यानी कि 3 फरवरी का ये इंसिडेंट है जब ये लाश मिली थी। जनवरी एंड में फिर से रिचा मुंबई से उदयपुर आई थी अपनी बेटी से मिलने के लिए और यहीं थी। अब जब ये सारी कहानी पता चली तो फिर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। जब तफ्तीश शुरू की तो हर कैरेक्टर शक के घेरे में। पहला ये कि शायद पहले पति ने किया हो, लेकिन पता चला कि पहले पति से डिवोर्स के बाद कभी पति से कोई लेना देना हुआ नहीं, ना कभी कोई झगड़ा हुआ और डिवोर्स भी आपसी सहमति से हुई।
और उसके बाद दूर दूर तक ऋचा की ज़िंदगी में उसका कोई दखल नहीं था। दूसरे पति के बारे में जानकारी हासिल की गई तो पता चला कि उसका भी कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। फिर पुलिस को ये भी लगा कि अगर उसको मर्डर करना ही था तो मुंबई में करता, इतनी दूर ऋचा के इलाके में आकर उदयपुर में क्यों करता। इसी तफ्तीश के दौरान पता चला कि जब ऋचा का तलाक हो गया तो उसके पिता ने प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा ऋचा के नाम पे कर दिया था, क्योंकि वो एक डिवोर्सी थी, एक बेटी थी, उनकी ज़िंदगी सही से कटे। इस बात पर ऋचा का जो इकलौता भाई था वो नाराज़ था कि हमारे पिता ने इतने सारे प्रॉपर्टी जो है उसके नाम क्यों किया। भाई भी शक के घेरे में आया, भाई से भी पूछताछ हुई, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अब पुलिस की टीम ने क्राइम सीन के बारे में फिर से तफ्तीश करनी शुरू की। पुलिस ने पाया कि जिस रात ये लाश मिली थी उसके नेक्स्ट डे जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आसपास में कई अजीब सी चीज़ें पाई गई थी। सिंदूर, कुछ हड्डियाँ, कुछ और ऐसी चीज़ें जो तंत्र मंत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब पहली बार पुलिस कातिल को छोड़ तंत्र मंत्र के एंगल से इस केस की जांच करना शुरू कर देती है। फिर जब तफ्तीश होती है, पुलिस वाले लोकल थे, उन्हें पता था कि ये जो इलाका जहाँ पे लाश मिली है वहाँ पे तंत्र मंत्र काफ़ी चलन में है, काफ़ी लोग करते हैं, इसके ऊपर बहुत भरोसा भी है। अब पहले पति को भी लगभग क्लीन चिट मिल चुका था, दूसरे पति को भी क्लीन चिट मिल चुका था, भाई का भी कोई रोल नहीं दिखा, बड़ी बहन तो खुद कंप्लेनेंट थी, उसका भी कोई रोल नहीं था, और कोई ऐसा रिश्ता निकला नहीं ऋचा का किसी और के साथ। बेटी 12 साल की थी और वहीं उदयपुर के एक स्कूल में पढ़ती थी। तो पुलिस ने फिर तंत्र मंत्र के एंगल से केस की जांच करनी शुरू की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋचा तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गई हो, क्योंकि ऋचा के पास पैसे ठीक ठाक थे। पिता ने प्रॉपर्टी जो दी थी उससे भी कुछ प्रॉपर्टी बेची, उसके पैसे भी थे। तब इलाके के तांत्रिकों को एक एक कर टटोलना शुरू किया गया। जब टटोलना शुरू किया गया तो तभी पुलिस को पता चला कि जब ऋचा की लाश मुर्दा घर में थी रखी हुई तो वहाँ बहुत सारे लोग अफसोस जताने के लिए आए थे। उनमें एक शख्स था जिसका नाम था प्रदीप, और प्रदीप इलाके का एक माना हुआ इज्जतदार तांत्रिक था। अब उधर क्राइम सीन से तंत्र मंत्र के सबूत मिले, यहाँ मुर्दा घर में बाकायदा हमदर्दी और अफसोस जताने के लिए एक तांत्रिक भी है। पुलिस ने प्रदीप से पूछताछ की तो उसने कहा कि वो मेरी शिष्या थी, कोई भी काम मुझसे बिना पूछे नहीं करती थी, और मैंने हमेशा मशवरा दिया, उसने वही किया, और मैं बस अफसोस जताने के लिए आया हूँ। प्रदीप के बारे में पुलिस ने पता किया तो पता चला उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और अच्छी खासी इज्जत है वहाँ उसके भक्तों में। अब पुलिस के हाथ खाली थे, कोई सुराग, कोई सिरा मिल ही नहीं रहा था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही थी। पुलिस ने अब ऋचा की 12 साल की बेटी से पूछताछ शुरू की कि बेटा उस रात क्या हुआ 3 फरवरी को जब तुम्हारी मम्मी घर से निकली। उसने कहा मम्मी घर पर थी, फिर अचानक उन्होंने कहा कि बेटा मुझे एक ज़रूरी काम है, 1 घंटे में मैं लौट आऊँगी, और वो अपनी ही कार से गई और आ जाती हैं। जनरली उसने बताया कि मम्मी इतनी रात को जाती नहीं। अब जिस जगह पे घर था ऋचा का और जिस जगह पे लाश मिली उसमें काफ़ी फासला था, करीब 30 किलोमीटर। अब पुलिस को ये भी समझ में आना कि रात के सुनसान इलाके में ऋचा क्यों जाएगी अकेली, लेकिन कुछ ऐसी जगहों पे जो सीसीटीवी कैमरे थे उसमें यह था कि ऋचा अकेली है, मतलब फोर्सफुली वो गए भी नहीं है। तो फिर लाश के पास ये तंत्र मंत्र की विद्या और इससे रिलेटेड चीज़ें क्यों बरामद हुई। घूम फिर कर पुलिस ने जितने कैरेक्टर को टटोला, आखिर में वो बार बार प्रदीप यानी उस तांत्रिक पर ही आकर रुक जाते। पुलिस के पास और कोई सुराग था नहीं, लेकिन ये पता चला कि हाँ, ऋचा कोई भी काम बिना प्रदीप तांत्रिक के मशवरे के नहीं किया करती थी। अब क्राइम सीन, तंत्र मंत्र के सारे चीज़ें और एक तांत्रिक जो अफसोस भी जताने आता है, और पुलिस की वो थ्योरी भी कि कातिल आसपास मंडराता ज़रूर है ताकि ये चेक करे कि कहीं पुलिस उस तक तो नहीं पहुंच रही है। पुलिस ने हवा में तीर चलाने का फैसला किया। उसने एक दिन प्रदीप को बुलाया थाने और फिर उसे घुमाया। उसे कहा कि देखो हमें सारे सबूत मिल चुके हैं और तुमने कत्ल किया, या तो एक्सेप्ट कर लो या फिर सारा इल्ज़ाम और भी उसमें कुछ तुम्हारे सर डालेंगे। ये ट्रिक काम कर गया। प्रदीप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब प्रदीप ने जुर्म कबूल किया
तो इसके बाद प्रदीप के साथ साथ उसके एक और साथी को भी अरेस्ट किया गया। अब पूछताछ शुरू हुई कि बताओ पूरी कहानी। अब जो पुलिस ने पूरी कहानी सुनी, क्लाइमेक्स ही बदल गया। जब ऋचा का डिवोर्स हुआ, ऋचा बहुत वक्त तक उदयपुर में रही, फिर मुंबई के एक लड़के से शादी हो गई। अब वो मुंबई रहती, लेकिन बेटी उदयपुर में पढ़ती, क्योंकि दूसरा पति शायद पहली बेटी को अपनाने को तैयार नहीं था, तो वो नाना नानी के साथ रहती थी। लेकिन जिस दूसरे शख्स से ऋचा ने शादी की, उसकी वाइफ जिंदा थी, लेकिन वो कैंसर से पीड़ित थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। लेकिन शादी के बाद वो पति ऋचा का बहुत ख्याल रखता, पर साथ ही साथ अपनी पहली पत्नी का भी बहुत ख्याल रखता था। अस्पताल में उसके इलाज के लिए उसके पास पूरा वक्त देता, उसकी तीमारदारी करता। और उसने कहा था, देखो जब तक मेरी पहली पत्नी जिंदा है, मैं जो भी इसके लिए करना चाहूँगा करता रहूँगा, तो और कोशिश करूँगा। तो अगर मैं तुम्हें कम वक्त दे रहा हूँ तो तुम बुरा मत मानना। पहले पति का अपनी पत्नी को इतना अटेंशन देना कहीं ना कहीं ऋचा के मन में एक जेलस पैदा कर रहा था। खैर, इधर बेटी थी, वो अपनी बेटी को देखने के लिए आती थी। इसी दौरान में जब वो आई, ऋचा की बेटी उदयपुर के जिस स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल के एक ओनर है भूपेंद्र। चूँकि शुरू से बेटी वहीं पढ़ रही थी, तो परिवार के साथ रिश्ता भी था, भूपेंद्र से जान पहचान भी थी और घर में आना जाना भी था। धीरे धीरे भूपेंद्र के साथ ऋचा के भी अच्छे खासे रिश्ते बन गए थे, दोस्ती वाले। इसी दौरान भूपेंद्र को कुछ फाइनेंशियली दिक्कत हुई। उसे पता था कि ऋचा के पास पैसे हैं, ऋचा के घर वालों के पास पैसे हैं। ऋचा चूँकि भूपेंद्र के स्कूल में पढ़ रही थी, तो एक दिन भूपेंद्र ने ऋचा से मदद मांगी कि थोड़ा सा हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस है, अगर तुम मदद कर दो। 30 लाख रुपए उसने ऋचा से उधार लिए। ऋचा ने उसको ब्याज पर पैसे दे दिए। अब ब्याज पर पैसे दिए, हर महीने वो ब्याज लौटाने लगा। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन अब उसकी माली हालत सुधर नहीं रही थी स्कूल मालिक की। इधर हर महीने एक मोटी रकम ब्याज के तौर पर देनी होती। उसे लगा कि किसी तरह ये ब्याज और ये पैसे अगर माफ़ हो जाएं, बच जाएं, तो ज़िंदगी सुधर जाएगी। लेकिन कैसे? तब उसने एक चाल चली। उसने एक तांत्रिक को अपना हथियार बनाया और ढूंढा प्रदीप को। उसने प्रदीप से कहा कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बस तुम ऐसा कर दो कि ऋचा मुझसे पैसे मांगने बंद कर दे। कोई ऐसा तंत्र मंत्र का हथियार है तुम्हारे पास? प्रदीप ने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। अब उसने क्या किया कि ऋचा को डराने के लिए उसके घर में कभी हड्डियाँ, कभी सिंदूर, कभी कुछ और तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई चीज़ें फेंक देता। सुबह ऋचा उठती, देखती, डर जाती। अब ये डेली होने लगा। तो उसने कई लोगों से बोला। ऋचा को भी पता था, उस इलाके में रहती थी, कि यहाँ तंत्र मंत्र का चक्कर है। तो मुझे लगा कोई हम पे जादू टोना करने की कोशिश कर रहा है। वो परेशान। एक दिन उसने भूपेंद्र से ये बात बताई। उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे घर में कोई, सुबह उठती हूँ तो ये सारी चीज़ें पाती हूँ। भूपेंद्र ने कहा शायद कोई तुमको जादू टोना करके अपने वश में करना चाहता है। काम करो, एक तांत्रिक को मैं जानता हूँ, उससे मिलो। उसने प्रदीप का नाम सुझाया। ये सब प्लान था। अब ऋचा प्रदीप के पास गई। प्रदीप से उसने सारी कहानी बताई। प्रदीप ने कहा ठीक है, मैं अभी एक तंत्र मंत्र करता हूँ। उसने ऋचा को बिठाया, उसके सामने तंत्र मंत्र किया और बोला जाओ, कल से तुम्हारे घर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई सामान नहीं आएगा। अब वो हड्डियाँ, वो सिंदूर, वो तंत्र मंत्र की सारी चीज़ें, क्रियाएँ उस घर में फेंकने वाला वो प्रदीप ही था। अब उसने ऋचा को जब ये सारी चीज़ें करने के बाद कहा कल से नहीं होगा, तब जो फेंकने वाला है उसी ने कह दिया नहीं होगा। अगले दिन से वाकई बंद। अब ऋचा हैरान, और उसका तंत्र मंत्र पर भरोसा बढ़ गया। उसे लगा ये तो कमाल हो गया। अब वो प्रदीप की एक तरह से भक्त हो गई। जो भी प्रदीप कहता वो करने लगी। एक दिन ऋचा ने अचानक प्रदीप से कहा कि जो मेरे पति हैं उनकी एक पत्नी है और वो कैंसर से पीड़ित है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन मेरा पति 24 घंटे उसकी तीमारदारी में लगा रहता है। तो आप कुछ ऐसा तंत्र मंत्र कर सकते हो कि उसकी मौत हो जाए। प्रदीप ने कहा ठीक है। अब प्रदीप था तो इधर फ्रॉड, क्योंकि घर के अंदर तो वो खुद ही फेंक रहा था, फिर खुद ही बंद कर दिया, लेकिन भरोसा जीत चुका था। उसने कहा करता हूँ। अब इसे इत्तेफाक कहिए या किस्मत,
कि इधर ऋचा ने कहा, उधर प्रदीप ने ये सारी चीज़ें शुरू की और उसके कुछ ही दिन के अंदर अंदर ऋचा के दूसरे पति की पत्नी की मौत हो गई अस्पताल में। कुदरती मौत थी, नेचुरल डेथ थी, डॉक्टरों ने पहले ही जवाब दिया। लेकिन जब उसने ये प्रदीप तांत्रिक को कही ये बात और उसने कहा कि मैं इस पे कुछ कर रहा हूँ, और उसके कुछ दिनों में मौत होने के बाद अब ऋचा का भरोसा और बढ़ गया कि ये वाकई तांत्रिक महान है। अब वो सारी चीज़ें वही करती जो तांत्रिक कहता। अब तांत्रिक का भरोसा जीत लिया। अब भूपेंद्र ने उससे कहा कि देखो, मैं इसको पैसे नहीं देना चाहता, अब तुम कुछ करो इसके लिए। इधर जब तांत्रिक का इतना भरोसा जीत लिया था ऋचा के मन में भी एक लालच आया। उसने कहा कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो भूपेंद्र है इसको कहीं से और कर्ज ना मिले, क्योंकि 30 लाख कर्ज लिया था, हर महीने वो इंटरेस्ट यानी ब्याज उसको लौटाता था। उसने कहा इसके पास कहीं से पैसे आ गए तो ये मेरे पैसे लौटा देगा, फिर इंटरेस्ट ब्याज सब बंद हो जाएगा। वो अच्छी खासी रकम थी। उसने एक दिन प्रदीप से कहा कि तुम एक ऐसा कुछ करो तंत्र मंत्र कि भूपेंद्र को कहीं से कोई पैसे नहीं मिले, कोई माली मदद नहीं मिले और वो ऐसे ही परेशान रहे, तो उससे मेरा जो है हर महीने का इंटरेस्ट वो आता रहेगा, और जब इसके पास पैसे नहीं होंगे तो एक दिन इसके स्कूल और बाकी चीज़ें, प्रॉपर्टी जो है वो मैं अपने नाम करा लूँगी। उसने वादा किया। प्रदीप ने कहा ठीक है। ऋचा ने कहा इस काम के लिए मैं तुम्हें 1 लाख दूंगी। उसने प्रदीप को 1 लाख रुपए दे दिए। इधर प्रदीप ने पैसे लिए और जाकर भूपेंद्र को बता दिया। अब भूपेंद्र ने कहा कि देखो, उससे जो 30 लाख लिए हैं और ये जो महीने का इंटरेस्ट दे रहा हूँ मुझे न देना पड़े, इसके लिए तुम कुछ करो, मैं तुम्हें 2.5 लाख दूंगा। यहाँ से हो गया डबल क्रॉस। प्रदीप तांत्रिक ने ऋचा से भी पैसे लिए और उसने भूपेंद्र से भी पैसे लिए, लेकिन प्रदीप को अपनी असलियत पता थी। उसने कहा तंत्र मंत्र से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर उसने भूपेंद्र से कहा एक ही इलाज है, और वो ये कि ऋचा को रास्ते से हटा दो। भूपेंद्र तैयार हो गया। इसके बाद 3 फरवरी की रात प्रदीप ऋचा को फ़ोन करता और कहता है कि भूपेंद्र के लिए जो मुझे तंत्र मंत्र करना है ताकि उसकी माली हालत बुरी रहे और उसकी प्रॉपर्टी स्कूल तुम्हारे कब्जे में आ जाए, तो आज करना है। उसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा, लेकिन अकेले, और किसी को बताना नहीं, वरना फिर ये सारा टोटका खत्म हो जाएगा। ऋचा को लगा इतना बड़ा काम हो रहा है। रात को निकलती है बेटी से कहकर मैं आ रही हूँ। अब वो पहुँचती है बताई हुई जगह पर। वहाँ उसे प्रदीप मिलता है। साड़ी जो गाड़ी जो है सड़क किनारे खड़ी करता है, उसके बाद उसे एक पत्थर पे बिठाता है और कहता है आँख बंद रखना, जब तक मैं नहीं खोलूँ आँख मत खोलना। फिर उसका एक साथी था, वो पीछे जाता है, ऋचा की आंखें बंद, वो पीछे से एक बड़ा सा पत्थर मारता है सर पर। ऋचा की वही मौत हो जाती है। उसके बाद दोनों मिलकर गाड़ी को धक्का देते हैं और पलट देते हैं ताकि रोड एक्सीडेंट के, और फिर ये लोग निकल आते हैं। अब ये सारी कहानी हो गई। अब जब अगले दिन ये लाश मिली तो प्रदीप और ये भूपेंद्र ये सब ऋचा की बहन चारुलता, जिसने FIR लिखाई, और उसके घर वालों को ये कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि तुम लोग FIR मत लिखाओ, इसे रोड एक्सीडेंट में ही मौत दिखाओ, क्योंकि एक तो उन्हें डर था कि कहीं तफ्तीश हुई तो हम फंस जाएंगे। दूसरा, उन्होंने ये लालच दिया कि अगर आप रोड एक्सीडेंट दिखाओगे तो जो ऋचा ने बहुत सारी इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है वो पैसे और ज़्यादा मिल जाएंगे। शायद वैसे ना मिले, लेकिन बड़ी बहन को ये सारी चीज़ें भाई नहीं, उसे अपनी बहन की मौत का बदला और उस कातिल का चेहरा देखना था। वो अड़ गई, FIR लिखाई, और आखिरकार भूपेंद्र, प्रदीप और उसके साथ एक और लड़का था कृष्ण, इन तीनों को पुलिस ने पकड़ा। इसके बाद अदालत में मुकदमा चला। कुछ वक्त पहले इन तीनों को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा दी गई। इस कहानी का हर कैरेक्टर कहीं ना कहीं उलझा हुआ था। ऋचा की भी शायद जान इसीलिए गई कि लालच ने ले ली, और तंत्र मंत्र के नाम पर जो धोखा कैसे फरेब होता है, लोगों का भरोसा जीतता है इस तरह के फ्रॉड करके, वो भी इस कहानी से पता चलता है। इसीलिए कभी ऐसे करिश्मा या ऐसे कोई करिश्मा दिखाए, जादू दिखाए तो आँख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, वरना लूटने की या जान के खतरे का भी डर बना रहता है। तो ये थी आज की कहानी।